दिल्ली के एक मंदिर में एक बार पूजा प्रार्थना आरती करते करते महात्मा गांधी नमाज अदा करने लग गए थे। इसलिए गांधी जी ने बोला 1500 लोग मरते तो मरने दो, 2000 कन्वर्जन होते हैं तो होने दो। गांधी जी फिर से कुछ नहीं बोले और हमारे सेना के लोग, हमारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लोग फिर से वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े और लाखों लोग मर गए, शहीदी को चढ़ गए। तो उनने कहा कि नेहरू नाराज हो जाएगा, तो इसलिए नाथुराम गॉडसे ने गांधी को मारा। गॉडसे ने गांधी को क्यों मारा? वाई नाथुराम गॉडसे असैसिनेटेड एमके गांधी? तो यहाँ पर हमको बहुत सारे रीजंस और मिस्टेक्स देखने को मिलते हैं नाथुराम गॉडसे के हिसाब से कि ये सारी गलतियाँ गांधी कर रहे थे। नाथुराम गॉडसे को यहाँ पर लगता था कि गांधी एक एंटी हिंदू है और वो हिंदुओं को बहुत ही ज़्यादा लाचार और कमज़ोर दिखा रहे हैं और वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को कुछ ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा झुकाव है उनका उस पार्टिकुलर कम्युनिटी के सामने, इस्लाम के लिए, ठीक है। और वो बहुत ही प्रो मुस्लिम बनते जा रहे हैं और बहुत ही प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज़ वो यहाँ पर करने लग रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर। तो इसलिए नाथुराम गॉडसे ने गांधी को मारा। और लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और वजह बताते हैं। तो सीधी बात नो बकवास, आई जानते हैं इस वीडियो में कि वाई नाथुराम गॉडसे असैसिनेटेड एमके गांधी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 9 जनवरी 1915 को, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपनी बैरिस्ट्री की स्टडी कंप्लीट करके यहाँ पर इंडिया आए और आते ही एक सेलिब्रिटी, एक हीरो के जैसे वो बन गए। क्योंकि कोई इतना पढ़ा लिखा बंदा, वो भी बाहर से इंडिया आता है जहाँ पर 18.3% लिटरेसी रेट है, तो वो तो हीरो बन ही जाएगा। तो उनके यहाँ पर आते ही कांग्रेस पार्टी वालों ने उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया और यहाँ से उनकी स्टोरी शुरू होती है। तो पहली मिस्टेक उनकी ये थी खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था? तो तुर्की में इस्लाम का एक बहुत ही माने जाने धर्म गुरु थे खलीफा, जिनको अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती उनकी गद्दी से हटा दिया था। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड मुस्लिम जो उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, वो भाई आतंक करने लग गए, वो लोग प्रोटेस्ट के लिए रोडों पे आ गए। तो वैसे ही इंडिया के भी मुस्लिम्स खिलाफत मूवमेंट को उन लोगों ने स्टार्ट किया और वो लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। तो यहाँ पर गांधी जी ने इसको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए। उन्होंने सोचा कि भाई हमको ये एक मौका मिला है, अगर मैं इनका साथ यहाँ पर दूंगा तो ये लोग बाद में आगे चलकर हमारे देश के लिए हिंदू के साथ भी जुड़ जाएंगे और हमको भारत मिल सकता है, आज़ाद भारत मिल सकता है। तो यहाँ पर इसलिए गांधी जी ने ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए खिलाफत मूवमेंट में बहुत ज़ोरों शोरों से अपना सहयोग दिया और खिलाफत मूवमेंट ऑन कर दिया, जो पहले से कंटिन्यू था ही। लेकिन वहीं पर साउथ इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स ने कम से कम 1500 हिंदूज़ को दिन दहाड़े मार डाला और 2000 तो कन्वर्जन करवा दिए रातों रात। लेकिन इस पर गांधी जी ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उनने यहाँ पर चुप्पी साधी, क्योंकि उनका सोचना था कि अगर आज मैं यहाँ पर इनके मुद्दे पे बोलूँगा तो ये मुस्लिम मुझसे हट जाएंगे और आगे चलकर ये लोग देश के लिए एकजुट नहीं होंगे और देश मेरे हाथ से छूट जाएगा। इसलिए गांधी जी ने बोला 1500 लोग मरते तो मरने दो, 2000 कन्वर्जन होते हैं तो होने दो, लेकिन आगे चलकर देश बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण है। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी एज पर नाथुराम गॉडसे। मिस्टेक नंबर 2, तो सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 2 है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंड करना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो हम सबको पता है, एक मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था बहुत ही ज़ोरों शोरों से और पूरे भारत में ये बहुत ही तेज़ी से फैल गया था। सब लोगों के अंदर इस मूवमेंट को लेकर एक देशभक्ति की भावना और आग निकल भरी थी। लेकिन जब ये मूवमेंट अपनी पीक पे था, तब चौरी चौरा का एक इंसिडेंट हो गया, जो हम सब लोग जानते हैं कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक थाने में, चौरी चौरा के एक थाने में आग लगा दिया था। कहा जाता है कि वो आग भी ब्रिटिशर्स ने लगवाई थी और उस पुलिस स्टेशन के अंदर लगभग 22 ऑफिसर्स मारे गए थे। तो गांधी जी ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा आहत हुए और उसके बाद कम से कम 250 स्वतंत्रता सेनानी मूवमेंट वालों को ब्रिटिशर्स ने मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया था। तो यहाँ पर इतना वायलेंस देखकर, इतना खून खराबा देखकर गांधी जी सहम गए और उनने अपने कदम पीछे ले लिए और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहीं पर बंद कर दिया। तो इसको देखकर सब लोगों का दिल दहल गया कि हमने अपनी जान गंवाई है इस मूवमेंट के चलते, और जब ये अपनी पीक पे है तो आप इस मूवमेंट से हट रहे हो पीछे। तो ये थी इनकी सेकंड मिस्टेक एज पर नाथुराम गॉडसे। मिस्टेक नंबर 3, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, गांधी एरविन पैक्ट 1931 5 मार्च। तो यहाँ पर इस पैक्ट में क्या हुआ था कि भाई गांधी जी के पास एक मौका था कि वो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी चढ़ने से बचा सकते थे और हमारे देश के वीरों की जान बच सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर ये हुआ कि गांधी जी इरविन के पास गए, लॉर्ड इरविन जो कि उस टाइम के वाइस चांसलर थे, ठीक है। ये उनके पास गए और इन्हें कहा कि देखो भाई, हम लोग तो अहिंसा के साथ लड़ रहे हैं, हम लोग तो शांति से आपसे लड़ाई कर रहे हैं, हम तो आपको कोई नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, हम तो एकदम नॉन वायलेंट होके आपसे लड़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? जो जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो मेरे रास्ते पे चल रहे हैं, ऑल द पीपल्स हु आर ऑन माई वे,
तो उनको आप लोग छोड़ दो, उनको आप लोग जेल में मत डालो। तो भाई एरविन ने कहा ठीक है, लेकिन हम इन 3 लोगों का क्या करें, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इनने तो भाई हमारे मेन बंदे को ही यहाँ पर मार दिया है, वो भी कोर्ट में घुस के। तो वहाँ पर गांधी ने बोला कि इनका मैं नहीं जानता हूँ, इनको आपको जो करना है करो, लेकिन जो लोग मेरे रास्ते पे चल रहे हैं, जो लोग नॉन वायलेंट के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको तो आप छोड़ दो। तो वहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि एरविन ने कहा था कि अगर आप हमको एक डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट लिख के दो कि आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे कुछ काम नहीं करेंगे, नॉन वायलेंट काम नहीं करेंगे, तो हम इनकी फांसी की सज़ा यहाँ पर हटा सकते हैं। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता कि वो लोग मेरी बात को यहाँ पर मानने वाले भी हैं, क्योंकि वो पहले से ही नॉन वायलेंट हैं। तो अब मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, जो मेरे रास्ते पे चलेगा वो बचेगा और अदरवाइज भाड़ में जाए। तो यहाँ पर बहुत से हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि गांधी जी कम से कम एरविन से इतना तो बोल ही सकते थे कि इनकी सज़ा फांसी की माफ़ कर दो, 5 से 10 साल कम से कम इनको जेल में डाल दो, कम से कम हमारे वीर जवान बच तो जाएंगे। नेहरू ने, पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी बहुत सहयोग दिया यहाँ पर, लेकिन गांधी नहीं माने और हमारे वीर जवान शहीदी को सूली पर चढ़ गए। तो ये थी इनकी तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, गांधी एरविन पैक्ट। फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ गांधी एज पर नाथुराम गॉडसे, तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर गांधी ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और लगभग 25 लाख इंडियन आर्मी के लोगों को, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी को वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए यहाँ पर भेज दिया। गांधी इसके अगेंस्ट हो सकते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने भी यहाँ पर कहा कि देखो बापू, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटिशर्स बहुत हद तक कमज़ोर हो चुके हैं और यही सही मौका है इन पर हमला कर देने का। हम सब मिलकर अपनी आर्मी के साथ इन पर हमला कर देते हैं और स्वतंत्र भारत हमको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन बापू ने बोला नहीं, दुश्मन की बुरी परिस्थिति में उनके ऊपर हमला करना और उनको दबा के जीत जाना, ये हमारे सिद्धांतों में नहीं है, हम अहिंसा करेंगे। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने फिर से कहा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी हमारे साथ यही हुआ था, हमारे सेना, ये लोग हमको मार रहे हैं, काट रहे हैं, हमारे देश पे रह रहे हैं और हमारे नौजवानों को, सैनिकों को कुछ चंद सैलरी देकर ये मरने के लिए वहाँ पर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ने फिर से कुछ नहीं बोला और सुभाष चंद्र ने फिर से बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी आज भी हमारे साथ यही होने वाला है। गांधी जी फिर से कुछ नहीं बोले और हमारे सेना के लोग, हमारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लोग फिर से वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े और लाखों लोग मर गए, शहीदी को चढ़ गए। तो ये थी फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ गांधी एज पर नाथुराम गॉडसे। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बाबू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बाबू तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। चूजिंग नेहरू ओवर पटेल, तो जवाहरलाल नेहरू को वल्लभ भाई पटेल के ऊपर चूज़ करना। तो यहाँ पर भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए कांग्रेस के अंदर एक इलेक्शन हुआ, जिसमें 15 में से 12 मिनिस्टर्स ने वोट दिया वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बनने के लिए और सिर्फ 3 वोट मिले नेहरू को। लेकिन गांधी जी नहीं माने, उनने बोला कि भाई नेहरू कांग्रेस का लीडर है, कांग्रेस का सहयोगी है, तो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर तो यही बनेगा हमारे देश का। तो यहाँ पर फोर्सफुली दबाव डाल के महात्मा गांधी ने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया और 12 मेजोरिटी वोट मिलने के बावजूद भी वो वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हमारा हिस्सा बनाया, जिन्होंने हैदराबाद को जो आज़ादी से पहले तक हमारा हिस्सा नहीं था उसको हमारा हिस्सा बनाया, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनने कहा कि नेहरू नाराज़ हो जाएगा। और आज हम सब तो जानते हैं कि नेहरू जी ने हमारे देश के लिए कितने बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पर लिए हैं, कितना बड़ा बड़ा काम किया है। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पर सिर्फ 5th मिस्टेक ही नहीं है, यहाँ पर 6th मिस्टेक है, चूजिंग सीता रमैया ओवर सुभाष चंद्र बोस। तो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर चुनाव हुए, इलेक्शन हुए और वहाँ पर मेजोरिटी वोट लगभग 385 वोट्स मिले थे सीता रमैया को और 1555 समथिंग वोट्स मिले थे सुभाष चंद्र बोस को। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो जीतना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन यहाँ पर फिर से सीता रमैया जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ थे, महात्मा गांधी ने उनको सपोर्ट किया और फोर्सफुली हमारा पहला प्रेसिडेंट उन्हीं को बना दिया। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो हम सब जानते हैं वो कितने महान थे, कितने स्ट्रैटेजी के लिए, कितने ज़्यादा लैंग्वेज उनको आती थी, कितने एजुकेटेड वो थे और कितने सक्षम स्पोर्ट्स के लिए वो थे। तो यहाँ पर गांधी जी ने ये इलेक्शन फिर से पहले दे दिया नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और फिर दे दिया प्रेसिडेंट सीता रमैया को। 7th मिस्टेक ऑफ महात्मा गांधी एज पर नाथुराम गॉडसे। तो इस 7th मिस्टेक ये है कि दिल्ली के एक मंदिर में एक बार पूजा प्रार्थना आरती करते करते महात्मा गांधी नमाज अदा करने लग गए थे। तो आज आप इस सिचुएशन को उल्टा करके यहाँ पर देखिए कि एक हिंदू नेता
मस्जिद में जाकर पूजा आरती करने लग जाए तो कितना बवाल मच जाएगा पूरे देश में। कम्युनल हेट्स, कम्युनल वायलेंस होने लग जाएंगे। उस टाइम पर उनने ये कर दिया, और जब उनसे ये पूछा कि आपने ये क्यों किया, तो उनने इन सबको साइड लाइन कर दिया और मीडिया से बच गए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद गांधी जी ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी। उनमें से सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि गांधी जी ने एक भी बार ब्रिटिश इंडियन आर्मी से सत्याग्रह करने के लिए आर्ग्यू किया ही नहीं। उनने कहा ही नहीं कि भाई ब्रिटिश इंडियन आर्मी वालों, जो हमारे देश के लोग हैं, कि तुम आओ और नॉन वायलेंट तरीके से यहाँ पर सत्याग्रह करो। गांधी जी ने एक भी बार नहीं बोला। अगर वो बोलते तो बिना पार्टीशन के, बिना बंटवारे के देश आज़ाद हो जाता 3 साल पहले ही, और हमको आज पाकिस्तान अलग नहीं मिलता यहाँ पर। तो यहाँ पर उल्टा इनफैक्ट 1946 में अपने आप ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों ने रिवॉल्ट कर दिया, वो रूल्स ओबे करना स्टॉप कर दिया, और वो लोग ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को हमारे भारत में हमारे ऊपर लंबे समय तक रूल करना है, तो वो रूल इसलिए वो लोग करते आ रहे थे क्योंकि उनके हाथ में थे हमारे सोल्जर्स, हमारे इंडियन आर्मी, जो कि उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी हमारे यहाँ पर बना रखा था। तो वो थी इनकी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट की फोर्सेस। तो वही की फोर्सेस को अगर गांधी जी बोलते कि तुम सत्याग्रह करो, तो आज हमारे देश का क्या हाल होता। लेकिन इनफैक्ट गांधी जी से ये देखा नहीं गया कि वो लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं। तो गांधी जी ने 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर वल्लभ भाई पटेल को वहाँ पर भेजा उनसे आर्ग्यू करने के लिए, और वो उनका आंदोलन शांत करने के लिए। और उल्टा 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आंदोलन शांत भी हो गया, और गांधी जी सक्सीड कर गए शांति को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। तो देश चाहे लूट रहा हो, लोग चाहे मर रहे हों, लेकिन अहिंसा नहीं होनी चाहिए, शांति यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक तो ना तो उनने उनको रिवॉल्ट करने के लिए बोला, उल्टा जब वो खुद से रिवॉल्ट करने लग गए तो उनने उनका रिवॉल्ट यहाँ पर रोक दिया। तो यहाँ पर अगर गांधी जी चाहते तो पार्टीशन के टाइम इतना खून खराबा नहीं होता, ये पार्टीशन ही नहीं होता। पर अगर सिर्फ गांधी जी ये चाहते तो उनने नहीं चाहा। उनने चाहा कि हमको चरखा चला के आज़ादी मिलेगी। तो दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक एज पर नाथुराम गॉडसे। तो इसके अलावा सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक उनकी ये है ड्यूरिंग पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, कि उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर के जो किंग थे वो थे राजा हरी सिंह। तो उनको जाके गांधी जी ने उनसे बोला कि देखो भाई, जम्मू एंड कश्मीर मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। तो एक ऐसी रीजन में, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में एक हिंदू राजा का होना ये संभवित अच्छा हमको नहीं दिखता। तो उसी टाइम पर गांधी जी को ये बात तो दिख गई कि भाई JNK मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। लेकिन हैदराबाद में उस टाइम उस्मान अली खान एक मुस्लिम किंग थे, और उस टाइम हैदराबाद में मेजोरिटी डोमिनेशन था हिंदुओं का, तो मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। तो वहाँ पर गांधी जी ने उनसे तो जाकर नहीं कहा कि इस रीजन में जो हिंदू डोमिनेटेड रीजन है एक मुस्लिम राजा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर हमको एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर गांधी जी का झुकाव देखने यहाँ पर मिला, और उनकी प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज़ एज़ पर नाथुराम गॉडसे यही सब थी। तो यहाँ पर एक बात और उठती है कि भाई पार्टीशन के बाद हमको पाकिस्तान को 55 CR यहाँ पर देने थे, क्योंकि उनको भी तो अपनी इकॉनमी चलानी थी, पूरा देश रन यहाँ पर करना था। लेकिन ये पैसे 55 करोड़ यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ने होल्ड कर लिए थे, क्योंकि उनने कहा कि जब तक ये JNK वाला मैटर सॉल्व नहीं यहाँ पर हो जाता, जब तक हमको जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान नहीं छोड़ देता, जब तक ये हमको नहीं मिल जाता, तब तक इनको 55 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से गांधी जी ने भूख हड़ताल चालू कर दी, और उनने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, जिन्ना को उसके 55 करोड़ यहाँ पर मिलने चाहिए। तो उनने लगातार भूख हड़ताल कर दी, अनशन में बैठ गए। तो यहाँ पर इसको देखते हुए फिर से मजबूरन वल्लभ भाई पटेल को झुकना पड़ा, और 55 करोड़ पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करने पड़े, और JNK हमारे हाथ से छूट गया। और आज भी इतना वायलेंस हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो अहिंसा के राह पे चलते हुए इतना वायलेंस हमारे देश को देखने को मिला है। और अहिंसा से अगर जितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि हमको आज़ादी यहाँ पर अहिंसा से मिली है, इतने सालों से जो अहिंसा के रास्ते पे हम लोग चल रहे थे, गांधी जी यहाँ पर चल रहे थे, तो उससे क्या ही हो गया, उससे कुछ नहीं हुआ। उल्टा ब्रिटिशर्स को मज़ा आ रहा था हमको मारने में। दांडी मार्च हुई, वो भी फेल हो गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो भी बाद में आके बंद करना पड़ा। CDM सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, ये भी बाद में जाके बंद करना पड़ा। खिलाफत मूवमेंट, इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब मूवमेंट बाद में जाके बंद करने ही पड़ गए, इनसे उल्टा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जितने लोग मारे गए उनका क्या, उनकी भरपाई कौन करेगा? असल में हमको जो आज़ादी मिली है वो मिली है सुभाष चंद्र बोस की वजह से, क्योंकि अस्सी बोस जी ने यहाँ पर कहा था कि फ्रीडम इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गिवन, फ्रीडम इज़ समथिंग विच इज़ टेकन। आज़ादी भीख में नहीं मिलती है, आज़ादी यहाँ पर छीनी जाती है। और उन्होंने ही आज़ादी हमको ब्रिटिशर्स के हाथ से छीन के दी। तो यहाँ पर उन्होंने ही इस पार्टी से अलग हट के, कांग्रेस पार्टी से हट के, जिनको इस कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था, देश दुनिया में वो घूमे और उनने आज़ाद हिंद फौज को यहाँ पर तैयार किया, उनको मोटिवेट किया, पैट्रियोटिज्म उनके अंदर डाल दिया, और फिर आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिशर्स को यहाँ पर खदेड़ दिया। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2
के बाद ब्रिटिश आर्मी एकदम तहस महस हो गई थी। तो ये है हमारी इंडिपेंडेंट का असली राज। हमको चरखे से आज़ादी नहीं मिली है, हमको खून पसीने और मेहनत से यहाँ पर आज़ादी मिली है। तो यही कहना है नाथुराम गॉडसे का। और यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं एंटी गांधी हूँ, मैं एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर फैक्ट्स और डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया, वो एक बहुत ही महान इंसान थे। उस टाइम पर जब भारत की लिटरेसी 18% है, जब लोगों को किसी भी मुद्दे के लिए इकट्ठा करना इतना मुश्किल है, सोचो कि बाहर से आए एक बंदे ने हमारे यहाँ पर आके, गांधी जी ने लोगों को, जो मोस्टली जाहिल हैं, अनपढ़ है, गवार है, मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, उनको एकजुट करना, वो भी देश के लिए, नेशनलिज्म। जब लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनको देश के लिए एकजुट करना कितनी बड़ी बात रही होगी अपने टाइम पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो एट दी एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सब ने हमारे लिए बहुत कुछ कहा है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो। लेकिन हमें अपनी रटी रटाई गलत हिस्ट्री को नहीं याद करना चाहिए, हमको सही हिस्ट्री के रास्ते यहाँ पर चलना चाहिए। और जितने भी लोग आज यूट्यूब में बैठकर वीडियो के माध्यम से हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके वीडियो को हमको बॉयकॉट करना चाहिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आपका काम है, क्योंकि ट्रुथ, सच्चाई सबके घरों तक फैलनी चाहिए। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड फैन टू वॉच मोर सच इंसाइटफुल बिजनेस, बायोग्राफिकल एंड जोग्राफिकल, पॉलिटिकल केस स्टडीज वीडियो। सब्सक्राइब टू गो सेल्फ मेड। So thank you so much for watching. We'll meet you in the next one. Until then, you go self-made.